तो आज के आपके करंट अफेयर्स 14 अक्टूबर 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है ई वे बिल के बारे। ई वे बिल या जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है, ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था जब आपके इंडिया में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। देखो, जीएसटी इंट्रोड्यूस करने का वन ऑफ द मेन पर्पस ये भी था कि इंडिया के अंदर जो हर स्टेट के, एक तो हम सारे टैक्सेस सेम कर सकें, दूसरा सीमलेस मूवमेंट हो सके ट्रांसपोर्ट की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। पहले क्या होता था कि हर स्टेट की जो बॉर्डर होती थी उसे एंटर करते हुए वहां पे हमेशा टोल टैक्स लगता था, चुंगी नाके लगे होते थे, सारे ट्रक्स को वहां रुकना पड़ता था, अपने पेपर्स या तो दिखाने पड़ते थे या वहां टैक्स भरना पड़ता था, फिर वो तभी आगे जा सकते थे। पर इसके कारण बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी, बहुत लंबी वेट होती थी। अब देखो, कार्गो जितना डिलेड होगा उतना ही ज्यादा वो महंगा पड़ेगा। हम जहाँ पे इंडिया के एक्सपोर्ट्स बूस्ट करने की बात करते हैं, वहां पे हमें इस चीज को भी रियलाइज करना जरूरी है कि अगर हमने एक्सपोर्ट्स बूस्ट करने हैं तो हमारा ट्रांसपोर्ट आराम से मूव करना चाहिए। तभी तो हम पीएम गति शक्ति या नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी ये सब कुछ लेके आ रहे हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन और बेटर कर सके। ठीक है, उसी सारे इंप्रूवमेंट में ई वे बिल भी है। ई वे बिल क्या है कि देखो, किसी ने भी अगर ट्रांसपोर्ट करना है कोई भी सामान, चाहे स्टेट के अंदर विद इन अ स्टेट या अक्रॉस स्टेट, ठीक है, किसी ने भी अगर सामान मूव करना है तो उसे हमेशा पहले ऑनलाइन जाके ई वे बिल लेना जरूरी होता है। ई वे बिल gst.gov.in पे। तो कोई भी जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसके भी नाम पे जीएसटी रजिस्टर्ड है ट्रांसपोर्ट का, उसे पहले जीएसटी लेना पड़ता है। कोई भी सामान जो 50,000 से ज्यादा की वैल्यू का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, चाहे स्टेट के अंदर या स्टेट से बाहर, तो जितना डिस्टेंस आप कवर करते हो ऑब्वियसली और कितनी वैल्यू का सामान है उसके मुताबिक आपका ई वे बिल हमेशा चार्ज होता होता है। ठीक है। तो आपके सारे जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं, अब उन्हें रुकना नहीं पड़ता होता ऑब्वियसली, उनकी कहीं पे रैंडमली चेकिंग की जा सकती है कि उन्होंने ई वे बिल लिया है या बिना ई वे बिल के ही वो ट्रैवल कर रहे हैं। पर अब वो जो आपके टोल टैक्स के नाके थे वो खत्म हो गए हैं, अब रास्ते में कहीं टैक्स नहीं भरना। ठीक है, तो आराम से आपकी जो ट्रक की मूवमेंट है वो हमेशा चलती रह सकती है। ठीक है, तो ये सारा के सारा जो उसके प्रोविजंस हैं वो यहाँ पे सारे समझाए हुए हैं। देखो, दो चीजों के लिए आपके ई वे बिल लेना कंपलसरी है। ठीक है, वो लेना ही लेना पड़ता है, चाहे आपकी 50,000 से कम की वैल्यू का सामान क्यों ना हो। वो है जब भी आप इंटर स्टेट कोई भी सामान भेजोगे, मतलब दोनों चीजें, कोई सामान भेज रहे हो, कोई हैंडीक्राफ्ट गुड भेज रहे हो जो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, चाहे कोई चीज जीएसटी एग्जेम्प्टेड है पर उसकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर टैक्स पड़ता है। वहीं पे दूसरी साइड पे आपकी इंटरस्टेट मूवमेंट की बात करूं तो जितने भी आपके गुड्स हैं उन सारी चीजों के ऊपर भी आपका टैक्स पड़ता है। ठीक है, तो जब भी आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना है तब तो 100% जीएसटी लेना ही लेना है। अगर आपको एक स्टेट के अंदर ही ट्रैवल करना है तभी आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, पर तब जीएसटी की रिक्वायरमेंट ये होती है, पहले 200 किलोमीटर के अंदर अंदर लेना है तो नहीं लेना पड़ेगा, उससे ज्यादा पे लेना पड़ता है। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि तब आपकी वैल्यू 50,000 या 50,000 से ऊपर होनी चाहिए अगर स्टेट के अंदर अंदर हो। दूसरी स्टेट में चाहे आपने 1,000 रुपए का सामान क्यों नहीं भेजा है, अगर ट्रक जा रहा है उसके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल यूज हो रहा है, उस ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का ई वे बिल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज काम करती है। सेकंड करंट अफेयर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस के बारे, डेटा सेंटर्स के। देखो, डेटा इज द फ्यूचर, ये हमेशा बोला जाता है। इसी के चलते हुए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी और इंडिया की सरकार भी बहुत ज्यादा बूस्ट कर रही है कि हम जी सॉरी आपके जीएसटी बोलने लगा था, आपके डेटा सेंटर्स इंडिया में और ज्यादा खुलवा सके, जहां पे एक तो डेटा आपके इंडियंस का इंडिया के अंदर ही स्टोर हो, डेटा की प्रोसेसिंग इंडिया के अंदर ही हो। उसके अलावा ये जो डेटा सेंटर्स हैं अपने आप में ये रेवेन्यू मॉडल है, क्योंकि अगर आप जैसे आजकल कंप्यूटिंग देखते हो, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, एज कंप्यूटिंग है, ये सब कुछ आपकी डेटा सेंटर से ही चलती है। तो डेटा सेंटर्स को जब भी क्लासिफाई किया जाता है ना, डेटा सेंटर्स को हमेशा इस चीज से क्लासिफाई किया जाता है कि डेटा सेंटर्स कितनी बिजली कंज्यूम करते हैं।
क्योंकि उन्होंने दिन रात फंक्शन करना होता है। तो जितने ज्यादा वहां पे सर्वर्स होंगे और जितनी बड़ी कैपेसिटी के सर्वर्स होंगे, ऑब्वियसली वो उतना ज्यादा आपकी एनर्जी कंज्यूम करेंगे। इसी कारण आपके उसे हमेशा एनर्जी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है। पहली बात तो ये याद रखना, बड़ी कैपेसिटी के हैं उन्हें सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने का फैसला किया। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने का क्या मतलब होता है? देखो, सरकार की ना लिस्ट है एक कम्युनिकेशन कैटेगरी की। सरकार ने सबसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ना एक लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। उस लिस्ट के अंदर कम्युनिकेशन कैटेगरी है कि कम्युनिकेशन सरकार को हमेशा मेंटेन करके रखनी है। उस लिस्ट के अंदर एक हार्मोनाइज मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर है, ये लिस्ट है बाय इंसर्शन, और ठीक है। तो हार्मोनाइज मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर्स, ये जो कम्युनिकेशन के अंदर ये लिस्ट है, मतलब कम्युनिकेशन के अंदर और भी लिस्ट है, ये भी एक लिस्ट है। ये जो लिस्ट है इसके अंदर अब डेटा सेंटर्स को भी ऐड कर दिया गया। इससे होगा क्या? इसके कारण जो आपकी डेटा सेंटर कंपनीज हैं उन्हें लोन लेने आसान हो जाएंगे और कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, क्योंकि जो भी सरकार के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, वहां को वो चीजों के ऊपर बैंक से हमेशा कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है और ज्यादा आसानी से लोन मिल जाता है। और क्योंकि सरकार के लिए ये क्रिटिकल सेक्टर है, इसके ऊपर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी भी जरूरी है, क्योंकि सरकार फिर इन चीजों के लिए सब्सिडीज और पॉलिसीज, गवर्नमेंट की खुद की इन्वेस्टमेंट, वो सब कुछ भी लाती रहती है। तो एक गारंटीड रिटर्न्स होते हैं कि हाँ पैसा आएगा ही आएगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन सारी चीजों के ऊपर लगानी भी आसान हो जाती है। तो जो कंपनीज इस चीज की तरफ काम कर रहे हैं उन्हें फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी आसान हो जाएगी। क्लियर है? अब इसके बाद जो अगली चीज है वो है कोल गैसिफिकेशन। देखो, ये कोल गैसिफिकेशन क्या है? गवर्नमेंट अभी जो है, देखो आपकी जीएसटी रिजीम है ना, कुछ चीजें बहुत कंफ्यूजिंग है, तो उन्हें सिंप्लीफाई करने की कहीं ना कहीं कभी कोशिश करते हैं, कभी कुछ और चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वो चलते ही रहता है। एक प्रोसेस होता है कोल गैसिफिकेशन का। इसमें क्या होता है कि हम जहां पे आपकी कोल माइंस होती है ना, वहां कोल माइंस के अंदर एक गैस होती है जिसे हम कहते हैं सिंक गैस, ठीक है। ये आपके कोल की माइंस के अंदर ट्रैप्ड होती है सिंक गैस, ठीक है। ये गैस एक तरीके से मिक्सचर होता है मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स का, ठीक है। अब हम क्या कर सकते होते हैं कि देखो, ये जो यहाँ से मतलब ये कोल के अंदर से भी निकलती होती है और ये कोल माइन के अंदर तो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। और ये अगर कोई, तभी कहते हैं कि कोल माइंस के अंदर लेट्स सपोज अगर किसी ने लाइटर बाल लिया या कोई सिगरेट पीने लग गया, ऐसा भी हो सकता है, धमाका हो जाए। ये बहुत ही इनफ्लेमेबल गैस होती है। तो यहाँ पे ये जो इनफ्लेमेबल गैस है, अगर यहाँ पे धमाका हुआ, अ, इसीलिए हजार्डियस गैस है। तो इसे हम क्या करते हैं कि इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस गैस को, और इस गैस से हम और पर्पसेस यूज कर सकते हैं। जैसे इस गैस से आपके तैयार किया जाता है हाइड्रोजन फ्यूल, तैयार किया जा सकता है, मीथेन तैयार की जा सकती है, मीथेनॉल और इथेनॉल भी तैयार किया जा सकता है, जो आपके इवन बायोफ्यूल्स में यूज हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो इस टाइम जो गैसिफिकेशन का ये जो पूरा प्रोसेस है, मतलब सॉरी, इथेनॉल और मिथेनॉल, ये सारी चीजों की प्रोडक्शन है ना, ये दो चीजों से हो सकती है। आप नेचुरल गैस यूज करके भी कर सकते हो, या जो सिंक गैस है जो कोल के माइंस में मिल जाती है, दोनों से तैयार होती है। देखो, जो नेचुरल गैस है उससे ये गैसिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जिससे मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सब कुछ तैयार होता है, ये जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, इसके ऊपर कोई नहीं पे, क्योंकि कोल माइंस के ऊपर ही 400 रुपए पर टन के अकॉर्डिंग कोल चार्ज होता है। तो कोल माइंस के ऊपर अपने आप ही जीएसटी लगता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ से कोल माइंस को गैसिफाई करना अपने आप में एक थोड़ा सा मुश्किल काम भी हो जाता है और महंगा काम भी हो जाता है। यहाँ पे यही कोशिश है, मतलब आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कोल यही करना चाहती है, कोल माइन, कि आपकी ये जीएसटी हटवाना चाहती है। देखो, कोल के ऊपर जो जीएसटी लगता है ना, ये कोई परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं लगता जैसे हम बाकी चीजें खरीदते हैं।
यहाँ पे एक फिक्स जीएसटी होता है कि हर टन पे 400 रुपये देने होते हैं, ठीक है। कोल के ऊपर जीएसटी फिक्स है, 400 रुपये पर टन ऑफ कोल होता है। तो यहाँ से अगर मुझे इस पूरे कोल को, नॉर्मल कोल को भी मैं गैसिफाई कर सकता हूँ और उससे गैसेस तैयार कर सकता हूँ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये गैसेस तैयार हों जिससे बाकी फ्यूल्स तैयार हो जाएं, तो ऑब्वियसली मुझे सबसे पहले कोल को सस्ता करना जरूरी है। कोल कैसे सस्ता होगा? कोल के ऊपर जीएसटी हटा देंगे तो अपने आप ही कॉस्ट नीचे आ जाएगी। इस कारण आपकी मिनिस्ट्री इस ऑप्शन को सजेस्ट कर रही है कि जो अगला बजट आएगा उसके अंदर ये सिंक गैस से आपका जीएसटी हटा दिया जाए। ये इस चीज से भी इंस्पायर्ड है क्योंकि लास्ट नवंबर में आपकी नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन सरकार ने लॉन्च किया है, जहां पे हम जितनी भी हमारे कोल फील्ड्स हैं वहां पे हम गैसिफाई करके आपका एक तो बेटर क्वालिटी का कोल बनाना चाहते हैं, और दूसरा आपका मिथेनॉल, इथेनॉल, हाइड्रोजन और मीथेन, ये सारी गैसेस प्रोड्यूस हो सकें जो आगे बर्निंग में यूज हो सकती हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल में लग जाएगी जो गाड़ियां पावर करने में भी लग सकती है। मीथेन को आप बर्न कर सकते हो और ये आप बायोफ्यूल्स में यूज कर सकते हो दोनों, ठीक है, इथेनॉल और इथेनॉल। तो इस तरीके से आपकी और मल्टीपल रिसोर्सेज और खासकर ज्यादा क्लीनर रिसोर्सेज हैं वो बन सकते हैं इस प्रोसेस से, बस उसे सस्ता करना जरूरी है, उसके लिए एग्जेम्पशन मांगी जा रही है, ठीक है। ये सारी की सारी ये चीजें क्लियर है। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।